साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो यह क्या है और यह हाल ही में चर्चा में क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो हुआ यह है कि 25 जून 2020 को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको साधारण भाषा में हम लोग इंडियन ऑयल के नाम से भी जानते हैं, इसके द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, शॉर्ट में PADC कहेंगे, तो इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ याद रखिएगा कि उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो उड़ीसा के पारादीप में। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया है। और एक चीज़ यहीं पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि कई बार क्या होता है, बंदरगाहों को मिलाने के लिए जाता है कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा पारादीप जो है ये आपका उड़ीसा का एक बंदरगाह है, तथा विशाखापट्टनम कहाँ का है, तो वह आपका आंध्र प्रदेश का है। अब आगे चलते हैं, फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो यह जो उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र है PADC, इसमें 4 प्रयोगशालाएं हैं। कौन कौन सी प्रयोगशालाएं हैं? पहला है पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, दूसरा है एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, तीसरा है केमिकल एनालिसिस लैब, चौथा है कैरेक्टराइजेशन लैब। और यह तकनीकी केंद्र जो है ग्राहकों एवं नए निवेशकों अर्थात नए इन्वेस्टर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 50 नवीनतम परिष्कृत प्लास्टिक परीक्षण एवं प्रसंस्करण उपकरणों से यह युक्त है। तथा पारादीप स्थित यह जो PADC है अर्थात आपका उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, इसको भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके तहत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च DSIR द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको मान्यता दी गई है। अब ये जो केंद्र स्थापित किया गया है, इसके महत्व के बारे में बात करें कि इसको स्थापित करने का फ़ायदा क्या है, तो उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र PADC जो है यह प्लास्टिक के क्षेत्र में ओडिशा एवं इसके आसपास नए उद्यमी विकास के लिए उद्भवन केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा। तथा यह केंद्र प्लास्टिक से ढाले गए फर्नीचर था, जैसे कि आपके प्लास्टिक की कुर्सी मेज वगैरह बनते हैं, तो प्लास्टिक से ढाले गए फर्नीचर, घर के सामान, सीमेंट, उर्वरक की पैकेजिंग, जो जिन बोरों में प्लास्टिक के बोरों में सीमेंट और जो आपके खाद वगैरह रखे जाते हैं, तो उनकी पैकेजिंग के लिए ज़रूरी प्लास्टिक एवं स्वास्थ्य देखरेख की चीज़ों जैसे कि बेबी डायपर, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, मास्क इत्यादि प्लास्टिक के प्रसंस्कृत सामानों के लिए ग्राहकों एवं निवेशकों की सहायता प्रदान इस केंद्र के द्वारा की जाएगी। तथा यह केंद्र जो है, यह केंद्र पारादीप प्लास्टिक पार्क और बालाशोर एवं खुर्दा जैसे अन्य क्लस्टरों के निवेशकों के लिए परीक्षण एवं विकासात्मक गतिविधियों को अंजाम देने का कार्य करेगा। और यह PADC अर्थात प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर गुणवत्ता आश्वासन, शिकायतों का निवारण, ग्राहकों को सहायता, मानदंड अध्ययन, नए एवं उत्तम दर्जे के विकास एवं अनुप्रयोग से संबंधित गतिविधियों को पूरा करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी चर्चा हम लोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IOLC के बारे में कर लेते हैं, जिसके द्वारा इस केंद्र PADC को स्थापित किया गया है। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को आमतौर पर या साधारण भाषा में लोग इंडियन ऑयल के नाम से के रूप में जानते हैं। और यह भारतीय सरकार के स्वामित्व वाली तेल एवं गैस कंपनी है, मतलब भारत सरकार की यह PSU है। PSU बोले तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब PSU कौन से होते हैं, तो वो कंपनियां PSU कहलाती हैं जिनमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वो 51% या 51% से ज़्यादा होती है। तो जब उसमें किसी भी कंपनी में जब गवर्नमेंट की जो शेयर है, शेयर होल्डिंग है, वो 51% या इस 51% से ज़्यादा होती है, तो वो क्या कहलाती हैं, PSUs कहलाती हैं। और यह जो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है या इसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। और याद रखिएगा, नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी का जो दर्जा है वो PSU को ही दिया जाता है, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को नहीं दिया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ, तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है। अब जब हमने महारत्न कंपनी की बात की कि इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, तो अब प्रश्न उठता है कि
वो कौन सी शर्तें हैं या कौन से मानदंड हैं जिसको पूरा करने पर किसी कंपनी को, किसी पीएसयू को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग जो महारत्न कंपनी जो होती हैं जिनको यह दर्जा दिया जाता है उनके लिए आवश्यक मानदंडों को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कई बार इन मानदंडों पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महारत्न कंपनी के लिए कौन कौन से आवश्यक मानदंड होते हैं। तो पहला मानदंड इसके लिए है कि महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कि जो कंपनी है उसको नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त होना चाहिए। दूसरी चीज़, कंपनी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के नियामकों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी अर्थात इंग्लिश में कहें तो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड पब्लिक शेयर होल्डिंग के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए। तीसरा इसका मानदंड है वह है कि विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय अर्थात इंग्लिश में कहें तो एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक निवल मूल्य अर्थात एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा अगला इसका मानदंड है कि पिछले 3 वर्षों का औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है अर्थात एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा एक मानदंड और क्या है कि कंपनियों की व्यापार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति होनी चाहिए। तो यदि कोई कंपनी पीएसयू जो है इन मानदंडों को पूरा करती है तो उसे महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि किसी को यदि महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया जाता है तो उससे उस कंपनी को लाभ क्या होता है। तो महारत्न का दर्जा दिए जाने से इन कंपनियों की जो स्वायत्तता और जो परिचालन शक्ति होती है उसमें वृद्धि होगी, मतलब कि वे अपने निर्णयों को लेने के लिए ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। साथ ही इनको वित्तीय मामलों से संबंधित सभी निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, मतलब एक सीमा तक इनको स्वतंत्रता होती है कि ये अन्य कंपनियों का अधिग्रहण कर सकते हैं या अपने संबंध में निर्णयों को ये ले सकते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में कुल 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो इन 10 महारत्न कंपनियों के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है कि कई बार इस पर प्रश्न बना हुआ है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है या किसको महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। तो जब आप इन 10 के नाम आपको पता होंगे तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार इन 10 कंपनियों के नाम देख लेते हैं। पहला है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड वेल, दूसरा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, तीसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा है गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल, छठा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईओसीएल, जिसके द्वारा ये जो केंद्र स्थापित किया गया है उत्पाद अनुप्रयोग एवं विकास केंद्र अर्थात PADC प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, उसको इसी के द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा सातवां है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPCL, आठवां है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC। पहले ये 8 ही थे, अभी कुछ समय पहले 2019 में 2 अन्य कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया तो 10 हो गए। तो याद रखिए कितनों को दिया गया है, 10 को। तो जो 2 अन्य जोड़ी गई हैं नई, उनके नाम क्या हैं, तो उसमें एक है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल, और आपका 10वां है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL। पहले ये क्या थी, ये दोनों पहले नवरत्न कंपनी थी, अब इनको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। आगे चलते हैं, आगे बात लेते हैं नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। तो नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल है क्या, तो इसको समझ लेते हैं कि नीति आयोग ने बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ भागीदारी में नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल नामक एक अभियान एवं इसकी वेबसाइट को प्रारंभ किया है। तो याद रखिएगा यह जो नया इनिशिएटिव प्रारंभ किया गया है या जो कैंपेन प्रारंभ किया गया है इसमें कौन कौन शामिल हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस अभियान या इस जो इनिशिएटिव इसका उद्देश्य क्या है। तो यह अभियान जो है कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र देश में अनलॉक चरण, जो अनलॉक फेज है, उसके दौरान कोविड-19 से सुरक्षित व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करता है या करने का इसके द्वारा कार्य किया जाएगा। मतलब यह है कि अभी तक क्या था कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में क्या था, लॉकडाउन लगा हुआ था। अधिकतर चीज़ें जो गतिविधियाँ थी, आर्थिक गतिविधियाँ या लोगों के आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है कि चीज़ों को खोला जा रहा है।
तो ये अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है। तो जब अनलॉक होगा, लोग ज़्यादा बाहर निकलेंगे या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो कोविड-19 के फैलने का खतरा उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये इस खतरे से निपटने के लिए कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो ज़्यादा ना फैले और लोगों को इससे बचाव के लिए किस प्रकार के सुरक्षित व्यवहारों को अपनाना चाहिए, मतलब अपने व्यवहार में किस प्रकार के चेंज करने चाहिए जिससे कि आप कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रहें। तो उन व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह इनिशिएटिव जो है नीति आयोग के द्वारा विभिन्न संस्थाओं या विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके इसको प्रारंभ किया गया है। और इस अभियान के 2 भाग हैं। पहला भाग जो है, यह पहला भाग के तहत एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल अनलॉक चरण में 4 प्रमुख व्यवहारों के सरल कार्यान्वयन पर जोर देता है। अब ये 4 व्यवहार कौन कौन से हैं? तो पहला है मास्क पहनना, मतलब कहीं भी आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या किसी के संपर्क में जाते हैं तो आपको मास्क पहनना आवश्यक है। दूसरा, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों को स्वच्छ करना और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना। तो ये 4 व्यवहार हैं जिनको हर किसी को अपनाना है। इसके अलावा दूसरे भाग में क्या है कि जो दूसरा इसका पार्ट है उसमें मास्क पहनने पर केंद्रित एक मीडिया अभियान, मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा। मतलब इस कैंपेन में यह बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमें सुरक्षित तरीके से मास्क पहनना चाहिए, मतलब मास्क पहनने के कौन से सुरक्षित तरीके हैं और इससे मतलब कौन से असुरक्षित तरीके हैं, मतलब जिस तरीके से हमें मास्क का उपयोग नहीं करना चाहिए। और यहाँ चीज़ ध्यान रखिएगा कि जापान एवं दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने मास्क पहनने को सामाजिक रूप से स्वीकार्य मानदंड बना दिया है। अब थोड़ा सा इस संस्था के बारे में बात कर लें। अशोक यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियरल चेंज, CSBC, जो कि इस पहल में शामिल है। तो इस केंद्र की स्थापना जो है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुदान द्वारा, जो इनके द्वारा ग्रांट प्रदान की गई थी, उसके द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य भारत में एक ऐसी संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित करना जो गरीब आबादी हेतु प्रभावी व्यवहार परिवर्तन हस्तक्षेपों के लिए विश्व स्तर की उत्कृष्टता रखती हो। मतलब किस प्रकार से व्यवहार चेंज किया जाए, गरीब आदमी अपने व्यवहार में चेंज किया जाए, करे वो, तो उसके संदर्भ में यह संस्था है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना, अर्थात जो शॉर्ट में हम लोग स्पार्क के नाम से जानते हैं या इंग्लिश में कहें इसका नाम तो स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन या स्पार्क। तो इसको समझने से पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यदि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो जो मेंस का प्रश्न पत्र नंबर 3 है उसके अंतर्गत संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन, ये वाला जो सेक्शन है उसके अंतर्गत यह आ जाता है। अब इसके बारे में जो चीज़ें हैं, जो संदर्भ है या कॉन्टेक्स्ट है, उसको समझ लेते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने हरित ऊर्जा समाधान हेतु नए पदार्थों को विकसित करने के लिए जर्मनी में अपने समकक्षों के साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया है या आरंभ किया है। तो याद रखिएगा किस IIT के द्वारा इसको चालू किया गया, तो IIT मद्रास के द्वारा। और किस देश के समकक्षों के साथ मिलकर, तो जर्मनी के अपने समकक्षों के साथ मिलकर के इस कार्य को प्रारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा IIT मद्रास, क्योंकि परीक्षा में क्या है IIT मद्रास हो सकता है IIT दिल्ली दे दे, IIT खड़गपुर दे दे, तो वहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा IIT मद्रास और जापान के समकक्षों के मध्य में। अब इस काम में क्या क्या चीज़ें होंगी उसको देख लेते हैं। तो इस परियोजना को अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना अर्थात स्पार्क के तहत आरंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य, इस कार्य का उद्देश्य जो है वह हाइड्रोजन आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन करने हेतु तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए वैकल्पिक तकनीकों को विकसित करना। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने का मतलब कि इस प्रकार से हाइड्रोजन का उत्पादन करना जो हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं कि उसका इन्वायरमेंट पे जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। अब बात कर लेते हैं यह जो परियोजना प्रारंभ की गई, इस परियोजना की आवश्यकता क्या है और इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो हाइड्रोजन को निर्मित करने की पारंपरिक पद्धतियों में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है तथा पर्यावरण के लिए यह हानिकारक है। और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वह हाइड्रोजन उद्भव प्रतिक्रियाओं के लिए नए कम लागत वाले इलेक्ट्रो कैटलिस्ट को विकसित करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यह जो जिस योजना के तहत इसको प्रारंभ किया गया अर्थात अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना स्पार्क, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि यह योजना है क्या।
तो यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है। तो इसको याद रखिएगा, किस मंत्रालय की है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय की है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बना करके भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना है। मतलब कि इसके तहत क्या होता है कि भारतीय जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उच्च शिक्षा के जो भारतीय इंस्टीट्यूशन है, वो विश्व के अन्य जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं। किसके लिए? अकादमिक और अनुसंधान सहयोग के लिए कोलैबोरेशन करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भारतीय इंस्टीट्यूशन है उन्हें वर्ल्ड में क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं और क्या चीज़ें इन्हें अपनानी चाहिए जिससे ये भी विश्व स्तर की चीज़ों को कर सकें, तो इसमें इनको मदद मिलती है। अर्थात जो इनका जो रिसर्च का जो इन्वायरमेंट होता है उसको बेहतर बनाने में इस योजना से मदद मिलती है। इस योजना के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए 600 संयुक्त शोध प्रस्ताव दिए जाएंगे ताकि कक्षा संकाय में अर्थात जो क्लास डिपार्टमेंट है इसमें सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले भारतीय अनुसंधान समूहों और विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों के प्रख्यात अनुसंधान समूहों के बीच विज्ञान तथा मानव कल्याण संबंधित क्षेत्रों में शोध संबंधी सुदृढ़ सहयोग का निर्माण किया जा सके। मतलब दोनों मिल करके कार्य कर सकें। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यह जो स्पार्क योजना है, तो IIT खड़गपुर जो है वो स्पार्क कार्यक्रम को लागू करने वाला राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्थान है। तो यदि पूछा जाए कि स्पार्क कार्यक्रम को लागू करने का जो राष्ट्रीय समन्वयकारी संस्था कौन सी है, तो IIT खड़गपुर है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कि अभी एक रिपोर्ट आई जिसके तहत यह बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान कई शहरों में ओजोन प्रदूषण में वृद्धि हुई है। तो इसके संदर्भ में चर्चा करने से पहले आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आपका मुख्य परीक्षा का जो GS का प्रश्न पत्र नंबर 2 है, अर्थात समान अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 2, इसके तहत जो आपका टॉपिक है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण पर्यावरण मान प्रभाव का आकलन, तो इसके तहत यह जो है ओजोन प्रदूषण संबंधी चीज़ें जो है इस सेक्शन के अंतर्गत आ जाएंगी। अब संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको समझ लेते हैं कि सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE के एक विश्लेषण के अनुसार लॉकडाउन के दौरान पार्टिकुलेट मैटर PM, यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि कई बार पूछ लेता है कि PM का मतलब क्या है। जैसे PM 2.5 लिखा होता है, PM आपका इसी तरीके से PM10 लिखा होता है, तो वहाँ पे PM का मतलब क्या है, पार्टिकुलेट मैटर होता है। तो PM पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। जो ये लॉकडाउन था उस दौरान पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रस ऑक्साइड के स्तर में गिरावट दर्ज की गई। परंतु एक अन्य हानिकारक प्रदूषक जिसका नाम है ओजोन का स्तर कई शहरों में बढ़ गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक कौन सा है। तो यहाँ आगे इसके कारक को समझने से पहले एक फैक्ट याद रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या बात करें, क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण, मतलब जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, अर्थात ट्रोपोस्फियर, उसमें जो ओजोन प्रदूषण है उसके लिए जिम्मेदार कारक। तो यहाँ पर एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो ओजोन होता है आपके 2 लेयर में मिलता है, एक तो समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है, दूसरा आपका क्षोभ मंडल में मिलता है, ट्रोपोस्फीयर में मिलता है। जो आपका ओजोन जो है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है वो क्या होता है, उसे हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए क्या होती है, वो लाभदायक होती है, मतलब वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को धरती पर आने से रोकती है। जबकि जो क्षोभ मंडल अर्थात ट्रोपोस्फीयर में जो ओजोन पाई जाती है ये क्या होती है, ये जीव जंतुओं के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, अर्थात यह प्रदूषक के रूप में कार्य करती है। तो जो समताप मंडल में होती है वो गुड ओजोन होती है और जो क्षोभ मंडल में होती है वो बैड ओजोन होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारकों के संबंध में। तो जो ओजोन है वो भारत के मुख्य रूप से धूप युक्त खुले मौसम की यह समस्या है। मतलब समस्या से यहाँ से मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका ये जो क्षोभ मंडलीय ओजोन प्रदूषण है यह भी बढ़ता है। और यह जो भारत में मुख्य रूप से धूप युक्त खुले मौसम की जो समस्या है ये अक्सर वर्ष भर परिवर्तनशील रहता है तथा ओजोन प्रदूषण में वृद्धि जो है, वृद्धि का कारण वो ग्रीष्मकाल की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इनमें तेज हवाएं, रुक रुक कर वर्षा तथा झंझावात, उच्च तापमान और ग्रीष्म लहर अर्थात हीट वेव्स इत्यादि कारक सम्मिलित हैं
जो ओजोन प्रदूषण में वृद्धि के कारक हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ओजोन क्या है, ओजोन के बारे में समझ लेते हैं। तो पहली चीज़, ओजोन को हम लोग O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसमें आपके क्या होते हैं, इसके एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन जो है यह एक रंगहीन प्रतिक्रियाशील, मतलब यह काफ़ी प्रतिक्रियाशील होता है। तो रंगहीन प्रतिक्रियाशील ऑक्सीकारक गैस है जो वायुमंडलीय स्मॉग का, ठीक, जो वायुमंडलीय स्मॉग होती है उसका एक प्रमुख घटक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो क्षोभ मंडली अथवा अधोस्तरीय या ट्रोपोस्फियर है, उसमें ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ओजोन जो है किसी भी स्रोत अर्थात सोर्स से सीधे उत्सर्जित नहीं होती है। इसका निर्माण जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों अर्थात वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स BOCS के मध्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होती है। तो यह चूंकि इसका उत्सर्जन जो है सीधे ये किसी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होती, इसलिए यह क्या है, यह द्वितीयक प्रदूषक के रूप में इसको जाना जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जब हमने कहा कि यह द्वितीयक प्रदूषक है, तो प्रश्न उठता है कि प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं या द्वितीयक प्रदूषक किसे कहते हैं। तो इसको 2 लाइन में आप समझ लीजिए कि वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, या वो प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अर्थात वह जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी रूप में वो बने रहते हैं। जैसे कि आपका प्लास्टिक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इसके अलावा आपका SO2 है, और आपका NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, या नाइट्रिक ऑक्साइड है, या सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या हैं, ये आपके प्राथमिक प्रदूषक में आते हैं। इसके अलावा जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, अधिकांश हाइड्रोकार्बन्स हैं या मोस्ट सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो आपके PM जो पार्टिकुलेट मैटर इत्यादि जो हैं, ये सब क्या हैं, ये आपके प्राथमिक में आ जाएंगे। अब द्वितीयक में कौन से आएंगे, तो वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण, मतलब जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसके कारण जब निर्मित होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि आपका ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है अर्थात HNO3 है, H2O2 है, आपका ओजोन है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका द्वितीयक प्रदूषक के रूप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि ओजोन जो है यह द्वितीयक प्रदूषक के रूप में इसको माना जाता है। इसके अलावा जो ओजोन है यह वायु में उष्मा तथा सौर प्रकाश की उपस्थिति में गैसों के परस्पर अपक्रिया करने पर निर्मित होती है, तथा यह वाहनों, विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक भट्टियों, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र और अन्य स्रोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों के रासायनिक रूप से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर ओजोन का निर्माण होता है। अब प्रश्न उठता है कि इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं। तो भूमि स्तर पर, मतलब जब यह आपका क्षोभ मंडल में होता है तो भूमि स्तर पर ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक होती है तथा यह मनुष्यों, पर्यावरण को सीधे प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त यह वायुमंडलीय स्मॉग का एक प्रमुख मुख्य घटक है। चूँकि यह वायु प्रदूषक है तो मतलब कि यदि आप इसको इनहेल करेंगे, मतलब श्वसन से संबंधित जो भी बीमारियां होंगी उसको बढ़ाने का या उसके लिए उत्तरदायी के रूप में ओजोन कार्य करता है। इसके अलावा उच्च जमीनी स्तर पर ओजोन जो है यह कृषि फसलों तथा वनस्पति, विशेषकर दीर्घजीवी वृक्षों तथा धीमी गति से बढ़ने वाली फसलों को प्रभावित करती है और यह पौधों के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको भी यह कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, उसको प्रभावित करने का कार्य करती है। तो यहाँ ये चित्र है, इसमें आप इस चित्र के डायग्राम के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। जो ग्राउंड लेवल ओजोन में अर्थात जो आपका क्षोभ मंडल ओजोन में जो क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से यहाँ पर ओजोन का निर्माण होता है और इसका क्या इम्पैक्ट है, अर्थात इसके जो सोर्स जो हैं वो क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या है, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अब इसी में ओजोन के संबंध में कुछ फैक्ट भी आपको पता होने चाहिए। इन फैक्ट से भी परीक्षा में काफ़ी प्रश्न बनता है और कई बार पूछा गया है। जैसे कि ओजोन जो है, ओजोन गैस जो है समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के बीच में, और यह वायुमंडल में मौजूद
समस्त ओजोन का कुल 90% होता है, मतलब जितना वायुमंडल में ओजोन पाया था उसका 90% आपका समताप मंडल में ओजोन लेयर के रूप में मिलता है, और इसे अच्छा ओजोन या गुड ओजोन माना जाता है क्योंकि यह पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। इसके अलावा जैसे कि हमने शुरुआत में क्या कहा था कि ओजोन जो है वो रंगहीन होती है, तो रंगहीन भी, या इसको कह सकते हैं कि हल्के नीले रंग की तीव्र गंध वाली विषैली गैस होती है। तथा ओजोन की जो खोज है वो जर्मन वैज्ञानिक क्रिश्चियन फ्रेडरिक शोनवाइन ने वर्ष 1839 में की थी। तो यह नाम याद रखिएगा कि ओजोन की खोज किसने की थी, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा जब तापमान में वृद्धि होती है तो ओजोन के उत्पादन की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यह भी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि तापमान का ओजोन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपसे कह सकता है कि तापमान घटने पर क्या होता है, ओजोन का प्रदूषण बढ़ता है, तो नहीं, तापमान बढ़ेगा तो ओजोन का प्रदूषण भी बढ़ेगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत जो होती है इसके डिप्लेशन के लिए, इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी हैं। तो इन गैसों को, जो भी इसके लिए उत्तरदायी गैसें, उनको एक बार ध्यान रखिएगा, तो जिससे परीक्षा में आए तो आप टिक लगा सकें कौन कौन से इसके लिए उत्तरदायी गैसें हैं। तो पहला है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो है ये आपका कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेफ्रिजरेटर वगैरह में या AC में। पहले ही इसका इस्तेमाल होता था, अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो CFC हो गया, हैलोजेंस हो गए, टेट्राक्लोराइड है, CCl4, मिथाइल क्लोरोफॉर्म CH3CCl3, मिथाइल ब्रायो मीथेन CH3Br, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। इसके अलावा यहाँ पे एक फैक्ट और याद रखिएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, इसका यह भी कूलेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको जो है CFC के प्रतिस्थापक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मतलब CFC की जगह पे HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि यह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं होती है। और यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है इसकी जो ओजोन विघटनकारी क्षमता होती है शून्य होती है, अर्थात यह ओजोन परत को क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो जब इसमें से इतने सारे आपको दिए होंगे, उसी में से अगर बीच में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी दे देगा तो आपको लगेगा नहीं ये भी है, तो आप इसको भी उसी में मान लेंगे कि यह भी उत्तरदायी गैस होती है। तो यहाँ पे इसको अलग से याद रखिएगा कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है अर्थात HFC जो है यह ओजोन विघटनकारी नहीं है, अर्थात यह ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, परंतु ग्लोबल वार्मिंग के लिए यह उत्तरदायी है। तो यह कथन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा वायुमंडलीय ओजोन को जो है डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। और ओजोन क्षरण नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की बात करें तो 2 कन्वेंशन या 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं जिनके नाम याद रखिएगा। एक आपका वियना कन्वेंशन है, यह 1985 में होता है, और दूसरा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। तो यह दोनों ही आपके ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित रहे हैं। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 का, यह बाध्यकारी है, लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल है या कन्वेंशन है, मतलब जो इसमें शामिल हैं उनके ऊपर यह बाध्यकारी है। इसके अलावा यह 16 सितंबर 1987 को इसको अपनाया गया और 1 जनवरी 1989 से यह इफेक्टिव हुआ, अर्थात प्रभाव में आता है। और जिस तारीख को इसको अपनाया गया 16 सितंबर को, इसी को महत्ता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 2020 के संबंध में, या इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिक ट्रैफिकिंग। तो यह जो मादक द्रव्यों से संबंधित चीज़ें या जो तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी जो यह कह सकते हैं विषय है या जो टॉपिक है, यह आपका जो मुख्य परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र नंबर 2 है। उसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संस्थानों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र, सेवाओं के विकास और प्रबंधन संबंधित विषय, इसके अंतर्गत यह आ जाएगा। अब हम लोग जो संदर्भ है या इस दिवस के बारे में चीज़ों को विस्तार से देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो है वह प्रतिवर्ष 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है, यह थीम याद रखिएगा, थीम है आपकी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, इंग्लिश में बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो यह थीम याद रखिएगा, थीम पूछा जा सकता है।
अब प्रश्न उठता है कि 26 जून को ही यह आयोजन क्यों किया जाता है, मतलब 26 जून जो तारीख है यह क्यों चुना गया। तो 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस को चीन में प्रथम अफीम युद्ध से ठीक पहले 25 जून 1839 को लिन जेक्स द्वारा हुमेन ग्वांडोंग प्रांत में एक हुमेन नामक जगह है, तो हुमेन में अफीम के व्यापार को खत्म करने की स्मृति में मनाया जाता है। और इस अवसर पर, यह जो दिवस अभी मनाया जा रहा था, इस अवसर पर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC द्वारा वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 भी जारी की गई है। तो अब इस रिपोर्ट की जो कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। ये मुख्य इन बिंदुओं को आप जो है मेंस की परीक्षा में या कहीं पर निबंध लिखना हो वहाँ पे, या इससे प्रीलिम्स में भी अगर फैक्ट पूछा जाए तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला इसमें है महत्वपूर्ण बिंदु कि वर्ष 2018 में समस्त विश्व में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग कितनी थी, 269 मिलियन थी, जो कि 2009 की तुलना में 30% अधिक थी। इसके अलावा 35 मिलियन से अधिक लोग नशीली दवाओं के सेवन से होने वाले विकारों से पीड़ित हैं। इसके अलावा तीसरी फाइंडिंग है कि बढ़ती बेरोजगारी और महामारी के कारण अवसरों की कमी से भी गरीबों के सर्वाधिक प्रभावित होने की संभावना है। मतलब यदि बेरोजगारी बढ़ेगी या जैसे कि वर्तमान महामारी है तो इसमें क्या है, चीज़ें बंद हो गई हैं, मतलब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है उसको काफ़ी हद तक ठप कर दिया गया, तो इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसका सबसे अधिक इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा, जो गरीब हैं उन पर सबसे ज़्यादा इस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो गरीबी और बेरोजगारी जो होती है ये गरीब लोगों को नशीली दवाओं के प्रयोग तथा पैसों के लिए नशीली पदार्थों की तस्करी के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती हैं। मतलब जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा, वो बेरोजगार होंगे, तो इस प्रकार के जो अवैध धंधे होते हैं या जो अवैध व्यवसाय होते हैं उसकी तरफ वो प्रोत्साहित होते हैं या उसकी तरफ उनका झुकाव होता है। इसके अलावा वर्ष 2018 में सर्वाधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो पदार्थ रहा है या जो ड्रग्स रहा है वो कौन सा था, भांग था। कौन सा था, भांग था। इसके अलावा सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ के रूप में कौन सा था, ओपियोड में कई चीज़ों को मिलाया जाता है, जैसे इसमें अफीम है, हेरोइन है, मार्फिन आदि को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब यदि इसके उपयोगकर्ताओं की बात करें कि कौन सा सेक्शन जो है लोगों का वो इसको सबसे ज़्यादा उपयोग करता है, तो किशोरों और युवा जो है इसे सबसे अधिक संख्या में इन ड्रग्सों का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात सबसे अधिक प्रभावित यही लोग हैं। तो यहाँ पर विडंबना यह है कि एक तरफ जो है कई सारे देशों में या जो किशोर हैं, युवा हैं, वो जो ये ड्रग्स हैं उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, नशा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं कुछ निम्न आय वाले देशों में अभी भी दर्द निवारक तथा देखभाल के लिए फार्मास्यूटिकल ओपियाइड की भारी कमी है। इसी ओपियाइड का लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं, अर्थात इसको नशे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और वहीं पर जहाँ इसको इलाज के तौर पर, दवा के रूप में जहाँ पे ज़रूरत है निम्न आय वाले देशों में, वहाँ पे इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती है। अब हम लोग बात करते हैं मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कर लेते हैं। तो नवंबर 2016 में भारत सरकार द्वारा नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर NCORD का गठन किया गया तथा नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता योजना को पुनर्जीवित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2017 में सरकार ने नए प्रतिफल दिशा निर्देशों को मंजूरी दी, जिसके अंतर्गत अवैध दवाओं के प्रतिबंध अथवा जब्ती करने पर पुरस्कार की मात्रा में वृद्धि की गई। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को एक नया सॉफ्टवेयर जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली या सिक्योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जो शॉर्ट में हम लोग सिम के नाम से जानते हैं, सिम्स, विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसके माध्यम से ड्रग अपराधों और अपराधियों का एक पूरा ऑनलाइन डेटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नारकोटिक्स ड्रग्स की अवैध तस्करी से निपटने हेतु नशीली दवाओं के सेवन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कोष नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज का गठन किया है। इसके अलावा सरकार एम्स के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर की मदद से भारत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को मापने के लिए राष्ट्रीय ड्रग एब्यूज सर्वे भी कर रही है। अब कुछ अन्य चीज़ों को देख लें इसी में, तो थोड़ा सा बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC, जिसने ड्रग्स पे जो रिपोर्ट 2020 जारी की थी,
तो इस संस्था के बारे में, या इसको हिंदी में कहते हैं ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। तो यूएनओडीसी जो है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल प्रोग्राम यूएनडीसीपी तथा संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग अर्थात क्रिमिनल प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन CPCJD के संयोजन से की गई थी। और 2002 में इसका नाम चेंज करके जो है वो क्या कर दिया गया, यह जो वर्तमान में नाम है यूएनओडीसी कर दिया गया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स कर दिया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCS के बारे में। तो यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण अभिसमयों या जो कन्वेंशन है उसके कार्यान्वयन के लिए स्वतंत्र एवं अर्धन्यायिक निगरानी निकाय के तौर पर यह कार्य करती है या निगरानी निकाय है। इसकी स्थापना नारकोटिक्स ड्रग्स कन्वेंशन वर्ष 1961 के अनुसार वर्ष 1968 में की गई थी। और इसका भी सचिवालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में, NCB के बारे में। तो यह जो नारकोटिक्स ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो है, यह ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। और यह किस मंत्रालय के तहत आती है, तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को विस्तार से देखने का प्रयास किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।